तो आपने देखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो थी वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होती है। लेकिन ये जो फोर्स होती है इट इज प्रोपोर्शनल टू inversely proportional, not proportional, inversely proportional. It is inversely proportional to higher power of r। ठीक है, हायर पावर मतलब 2 नहीं होगा, r स्क्वायर नहीं होगा, r6 r7 तक पहुंच जाता है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हायर पावर ऑफ ओके, रिकॉर्डेड लेक्चर सर आपको भेजेंगे इसी जो ये जो वेब पेज है ना, ये जो व्हाट्सएप पेज है उसी पे भेजते हैं सर। आज कल नहीं भेजा, शायद आज भेजेंगे, ठीक है ना, भेज देंगे। So it is inversely proportional to higher power of distance between the nucleons। अच्छा, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं तो याद रखना, प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल होते हैं ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनको न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। ठीक है, अलग से कई बार क्या होता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बोलने में तकलीफ होती है साइंटिस्टों को, तो उन्होंने बोल दिया न्यूक्लियॉन्स, बोल दिया सीधा न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल है उनको न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हायर पावर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियन। मतलब ये जो फोर्स होती है ये कुछ ऐसी होती है, कई बार 6 या 7 तक पहुंचती है। वैसे 7 सही है। वॉन्डरवॉल फोर्सेस भी आप पढ़ोगे तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही दिखती हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r7। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इसका इम्पैक्ट कुछ ऐसा पड़ता है, मैं आपको थोड़ा सा देने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करता हूँ इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, और इम्पैक्ट आप खुद बता पाओगे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है तो एफ लगा देता हूँ। देखो, जो इलेक्ट्रिक फोर्स थी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है, और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r7। देखो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। इमेजिन करो कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया और आपने एक कांस्टेंट लगा दिया c, रेस्ट एक 10 है, दोनों में 10 लगा दिया है। जरूरी नहीं 10 हो, बट थोड़ा सोच के चलो कि मान लीजिए जो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन हटने के बाद जो कांस्टेंट आ रहा है वो सेम है दोनों में। अब इमेजिन करो कि अगर दो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, दो प्रोटॉन्स के बीच में अगर डिस्टेंस है 10⁻⁻15 मीटर, ध्यान से समझना इस चीज को, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कितनी लगेगी, तो देखना जरा। इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी 10/10⁻⁻15 का होल स्क्वायर, which comes out to be 10/10⁻30, और ये ऊपर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी 10⁻31 न्यूटन। काफी ज्यादा लग रही है, आप देख पा रहे हो। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कितनी लगेगी, तो फिर आप देखोगे, आपको पता चलेगा 10/10⁻15 इंटू 7। ये आर है, ध्यान देना, दो प्रोटॉन्स के बीच का डिस्टेंस है ये। प्रोटॉन्स ही न्यूक्लियॉन्स होते हैं, ध्यान देना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन मैं प्रोटॉन प्रोटॉन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं कंपेयर करना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक फोर्स से। ठीक है, अब देखो जरा, ये कितना आता है, देखो 10⁻1 और ये 10⁻15 इंटू 7। 15 इंटू 7 जो है लगभग कितना होगा, 105। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻106 न्यूटन। अब बताओ कौन ज्यादा है। जब डिस्टेंस फेम्टोमीटर के में है, फेम्टोमीटर मतलब 10⁻⁻15 मीटर, कौन सी ज्यादा फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की इलेक्ट्रिक फोर्स?
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा लग रही है, देख रहे हैं। तो इससे एक चीज क्या पता चली, इससे ये पता चलता है कि अगर दो प्रोटॉन्स के बीच में डिस्टेंस 10⁻⁻15 के आसपास है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है Fs और इलेक्ट्रिक फोर्स है बाहर की तरफ, जो उन्हें दूर की तरफ फेंकने की कोशिश कर रही है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर पास आने की कोशिश कर रही है। बट क्योंकि Fs जो है वो बहुत ज्यादा है किससे, Fe से, तो आपको पता चलेगा ये दूर नहीं जा पाएंगे, ये पास ही रहेंगे। ये चीज समझ में आई? दे विल नॉट मूव अपार्ट। ओके, ये दूर जा ही नहीं सकते, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इतनी ज्यादा डोमिनेट कर गई, इतनी ज्यादा डोमिनेट कर गई कि हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इतनी ज्यादा डोमिनेट कर गई कि ये दूर नहीं जा सकते। इलेक्ट्रिक फोर्स कोशिश कर रही है दूर चले जाएं, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा लग रही है इस रेंज में। रेंज मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस की बात हो रही है। हाँ ठीक है। तो इससे एक चीज और पता चलती है कि अगर मान लीजिए आपको प्रोटॉन्स दे दिए जाएं और मैं आपसे बोलूं कि न्यूक्लियस बना दो इन प्रोटॉन्स से, इन प्रोटॉन्स को यूज करके न्यूक्लियस बना दो, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि सर प्रोटॉन प्रोटॉन को आप किसी तरीके से पास लेके आ जाओ, इतना पास लेके आ जाओ कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाए, 10⁻⁻15 मीटर। तो ये अपने आप न्यूक्लियस बना देंगे, अपने आप बन जाएगा। क्योंकि ये जो फोर्स है, कौन सी फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये किस रेंज में डोमिनेट करेंगी, 10⁻⁻15 मीटर रेंज में। तो अपने आप जो है ये प्रोटॉन प्रोटॉन पास आ जाएंगे और न्यूक्लियस बन जाएगा। तो आगे चल के अगर कभी कोई भी साइंटिस्ट जो है कोई आर्टिफिशियल एटम बनाएगा, कई आर्टिफिशियल एटम बनाए भी हैं साइंटिस्टों ने, एलिमेंट्स बनाए हैं। आपने देखा होगा केमिस्ट्री में जो है कुछ लास्ट वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो बनाए हुए होते हैं, जो साइंटिस्टों ने बनाए, अनऑक्टेनियम, इस पर पढ़ोगे आप। तो वो कैसे बनाए जाते हैं, न्यूक्लियस बनाने का तरीका यही होता है। दिस इज हाउ वी मेक द न्यूक्लियस। ओके, ये तब है जब मैं आपको बोल रहा हूँ 10⁻⁻15 मीटर, ये पहला केस हो गया, ठीक है। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि अब प्रोटॉन्स के बीच में, ध्यान से समझना, डिस्टेंस है 2 मीटर, मान लीजिए 2 मीटर कर दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कितनी है, तो देखना जरा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगेंगी 10/2⁷। 2⁷ लगभग होगा 128, ठीक है। तो 128 की बात करें तो ये लगती है लगभग 0.07 न्यूटन के करीब। तो देखो कितनी कम हो गई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जैसे ही आपने 10⁻⁻15 से डिस्टेंस कितना बढ़ा दिया, 2 मीटर, तो फोर्स जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बहुत कम हो गई है, 0.07 न्यूटन। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करोगे, जो कूलम फोर्स है, जो कूलम की वजह, जो कूलम इलेक्ट्रिक फोर्स जो है लग रही है, कूलामिक रिपल्शन फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो लग रही है, आप नाम दे सकते हो कोई भी, तो वो लगेंगी 10/2⁴, 10/4। तो कितना आ रहा है, 2.5 मीटर। अब बताइए क्या हुआ? क्या हुआ बताइए, कौन ज्यादा हुई जैसे आपने डिस्टेंस बढ़ाया?
ओके, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे ही आपने डिस्टेंस जो है कितना बढ़ा दिया, बढ़ा के किया आपने 2 मीटर, तो आपको पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से काफी ज्यादा है जैसे ही आप डिस्टेंस बढ़ाते हो, ठीक है ना। सो अब क्या होगा, प्रोटॉन एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर भाग जाएंगे। तो डोमिनेट कहाँ करती हैं, ध्यान देना, इससे पता चलता है ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो डोमिनेट किस रेंज में करती है, 10⁻⁻15 के आसपास, ठीक है। -15 हो गया या -16 हो गया या -14, इसके आसपास कर सकती है। जहां डिस्टेंस आपने 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 10 मीटर किया, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस तो ऑलमोस्ट जीरो ही लग जाती हैं, जीरो हो जाती हैं, ठीक है। तो कौन ज्यादा डोमिनेट करती है उस समय डोमिनेट करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो प्रोटॉन प्रोटॉन को दूर भगा देती है। इसलिए एटम बन नहीं पाता, न्यूक्लियस बन नहीं पाता है। 1 मीटर रेंज में अगर दो प्रोटॉन को 1 मीटर दूरी पर रखोगे तो आप किसी भी तरीके से न्यूक्लियस नहीं बना सकते। तो इससे ये भी पता चलता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड शॉर्ट रेंज फोर्स। That's why it is called short range force, because it is inversely proportional to higher power of the distance between the nucleons, ठीक है। higher power of the distance between the nucleons, ठीक है। ओके, तीसरा, why sir, why 2 has power of 7, ये चीज समझ में नहीं आई, क्या बोल रहे हो, फिर से एक बार लिख दो। यस, अभिषेक, एक बार बताओ जरा, क्या मतलब क्या पूछने की कोशिश कर रहे हो, व्हाई 2 हैज पावर ऑफ 7। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो R⁻⁷ के पावर, R⁻⁷ के प्रोपोर्शन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बट R कितना है, 2 मीटर, नॉट R², R² नहीं, R⁻⁷, बट R अब कितना आ गया, R अगर आप देखोगे जैसे ही आपने डिस्टेंस बढ़ाया, तो डिस्टेंस बढ़ा के आपने कितना कर दिया, R7 कर दिया। R क्या, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, यहाँ पे R कितना है, 10⁻⁻15, ठीक है। हाँ, आई होप क्लियर हुआ होगा। ओके, सो तीसरा पॉइंट है, इट इज नॉन सेंट्रल एंड बोथ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये नॉन कंजर्वेटिव और नॉन सेंट्रल दोनों है, ठीक है। नॉन सेंट्रल मतलब ये जो फोर्स है सेंटर से पास नहीं होती, ठीक है ना, सेंटर से पास नहीं होती, तो ये नॉन सेंट्रल है। दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब कि अगर ये सिस्टम में लग रही हैं तो जरूरी नहीं है टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंजर्व रह पाए, ठीक है। बात समझ में आई सभी को। चौथा, it is almost 100 times stronger than
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर आप रियलिटी में देखोगे तो लगभग 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहती है, मतलब इसलिए इसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोला जाता है। इसका प्रमाण ये है कि आपने देखा होगा कि जब न्यूक्लियर बॉम्ब फटता है तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। न्यूक्लियर बॉम्ब जब फटता है तो न्यूक्लियर बॉम्ब में आप क्या करते हो, एटम को तोड़ते हो। जो फ्यूजन बॉम्ब होते हैं ना, एक फ्यूजन बॉम्ब होता है और एक फिजन बॉम्ब होता है। तो फ्यूजन में आप क्या करते हो, दो एटम को जोड़ते हो, दो लाइटर न्यूक्लियाई को जोड़ते हो और एक हैवी न्यूक्लियाई बनाते हो। और फिजन में होता है कि एक हैवियर न्यूक्लियाई होता है, ये हैवी न्यूक्लियाई है, इसको दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में तोड़ते हो। तो दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में तोड़ रहे हो, उसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस को तोड़ रहे हो तो दो न्यूक्लियस टूटेंगे। तो कुछ ऐसा हो गया कि मान लीजिए 4 प्रोटॉन थे, आपने इसमें 2 प्रोटॉन भेज दिए और इसमें 2 प्रोटॉन भेज दिए, ठीक है ना। तो आप दूर कर रहे हो, तो दूर अपने आप नहीं होंगे, प्रोटॉन प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बंधे हुए हैं एक तरीके से। और आप ऐसे सोचो कि अगर दो चीजें बंधी हुई हैं एक दूसरे से और आपको रिपेल करना है, उन्हें दूर लेके जाना है, तो दूर ले जाने का तरीका क्या है, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज भी होती है। लेकिन ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये आप ऑलरेडी करोगे। ये इतना आसान नहीं है समझना, इसमें जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी लग जाती है, आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो भी लग जाती है। तो ये बेटर ये है कि आप अभी यही सोच के रखो, यही समझ के रखो कि इट इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और इसका जो प्रमाण है वो यही है कि जब कोई बॉम्ब फटता है, एटॉमिक बॉम्ब फटता है, तो इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ये ऑलरेडी आप पढ़ोगे, ठीक है। तो पॉइंट याद रख लो, बेटर ये है कि पॉइंट याद रख लो, वरना क्या है फिर मुझे, मैं और अंदर जाऊंगा तो फिर वो कंफ्यूज ही हो गया। बेटर ये है जब आप 12th में जाओगे तो अपने आप समझ लोगे, आप इन सब चीजों को समझोगे। फिफ्थ, इट इज इट हैज चार्ज एंड मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। ना तो ये चार्ज की वजह से लगती है, ना मास की वजह से लगती है, ये आपको चीज ध्यान देनी है। ना तो इनमें चार्ज और चार्ज के बीच में जो फोर्स लगती है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। और मास के बीच में जो फोर्स लगती है वो होती है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ठीक है ना, ग्रेविटेशन फोर्स। ना तो ये चार्ज की वजह से लग रही है, ना मास की वजह से लग रही है, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जो है, दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एंड फोर्थ, लास्ट जो है मैं बता रहा हूँ, ये है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, वीक न्यूक्लियर फोर्स कहाँ पे देखी गई, तो ये रेडियो एक्टिविटी के दौरान देखी जाती है, ठीक है। ये ऑल्दो वीक है, लेकिन अगर आप देखोगे ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में ये काफी स्ट्रांग रहती है, ग्रेविटेशन फोर्स से तो काफी ज्यादा स्ट्रांग रहती है। देखी कहाँ जाती है, तो रेगुलर लाइफ में बिल्कुल नहीं देखी जा सकती। रेगुलर लाइफ में सिर्फ और सिर्फ दो ही फोर्स आप देख पाते हो। रेगुलर लाइफ में सिर्फ आप दो ही फोर्स देख सकते हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी नहीं देख सकते। इतना आप महसूस कर सकते हो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करती है, लेकिन वीक न्यूक्लियर फोर्स तो पता ही नहीं चलता, बिल्कुल नहीं पता चलता। इसलिए से आप ऐसे सोचो कि आप लेबोरेटरी में ही थोड़ा सा ऑब्जर्व कर पाओगे। रेगुलरली अगर आप देखोगे तो मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा कि वीक न्यूक्लियर फोर्स कहाँ पे दिखती है, ठीक है। अगर आप देख पाओगे तो, अगर आप फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ दिखती है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब भी रेडियो एक्टिविटी होती है, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, तो आपने कभी
पता नहीं पढ़ा है कि नहीं, 10th क्लास में होता है कि नहीं मुझे पता नहीं है। रेडियो एक्टिविटी पढ़ा है आपने थोड़ा बहुत? क्या होता है रेडियो एक्टिविटी? नहीं पढ़ा, ठीक है। तो देखो ऐसा होता है कि दुनिया में हर कोई ना स्टेबल रहने की कोशिश करता है। हर कोई इंसान स्टेबल रहने की कोशिश करता है। दुनिया में जो भी चीजें हैं, इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी जो चीज है वो कोशिश करती है कि स्टेबल रह सके। स्टेबल रहने का मतलब क्या होता है कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम से कम रह सके, कम से कम रहे। जैसे एक इंसान है, इंसान पूरे दिन मेहनत करता है, काम करता है, लेकिन रात को जो है वो सो जाता है। तो वो सोता क्यों है? जनरली जो देखा जाता है कि जब वो सोता है तो उसे अपने पूरी बॉडी को ना जमीन पे फ्लैट करना पड़ता है, ठीक है, फ्लैट कर देता है वो जमीन के ऊपर, या किसी भी कहीं पे अगर कहीं बेड लगा हुआ है तो उसके ऊपर फ्लैट कर देता है, बिल्कुल फ्लैट रख देता है अपने आप को, कभी भी खड़ा नहीं सोता इंसान। उसका रीजन ये होता है कि जब वो खड़ा होता है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ रहेगा कहीं पे, उसके बिल्कुल जो है पेट के आसपास रहता है। तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना ये थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये मोर रहती है, काफ़ी ज़्यादा रहती है, थोड़ी सी ज़्यादा रहती है पूरे दिन जब वो काम करता रहता है। लेकिन रात को वो कोशिश करता है कि यार थोड़ी देर तो स्टेबल रह सकूं, तो वो क्या करता है अपनी बॉडी को फ्लैट कर देता है। बॉडी फ्लैट हो जाती है तो ये वाला जो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास वो यहाँ चले जाता है। तो पहले जो पोटेंशियल एनर्जी थी ज़्यादा थी क्योंकि सेंटर ऑफ मास ग्राउंड से थोड़ा सा ज़्यादा हाइट पे था। मान लीजिए अगर 2 मीटर का आदमी है तो लगभग 1 मीटर ऊपर होगा। लेकिन जब वो सो ही जाता है तो ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ग्राउंड पे पहुंच जाता है। ग्राउंड पे पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। प्लानिटरी ऑब्जेक्ट्स हों वो कोशिश यही करते हैं कि स्टेबल रह सकें, ठीक है। ये सब आप पढ़ोगे 6 चैप्टर में जो है ना, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। स्टेबल रहने का मतलब ये रहता है कि पोटेंशियल एनर्जी को कोशिश करते हैं वो मिनिमम से मिनिमम रख सकें, या अपनी एनर्जी को मिनिमम से मिनिमम रख सकें, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन कोशिश तो वो यही करते हैं, ठीक है। एटम के साथ भी ऐसा ही होता है। कुछ एटम्स जो होते हैं ना वो हैवी एटम्स होते हैं, हैवी एटम होते हैं, ठीक है। जैसे कौन सा, यूरेनियम 238, अगर आप कभी पढ़ा होगा तो यूरेनियम 230, यूरेनियम के ना कुछ आइसोटोप्स होते हैं। जैसे एक होता है 235, फिर 232 होता है, 238 होते हैं, ये आइसोटोप्स हैं। यूरेनियम 238 हो गया, ये हैवी एटम होता है काफी। हैवी मतलब हैवी का मतलब ये होता है इसमें जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या है ना वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हैवी बोला जाता है, ठीक है। अगर आप ऑक्सीजन को देखोगे तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो गया, या कोई जैसे हाइड्रोजन ही ले लो, हाइड्रोजन के सेंटर में एटम न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है, ठीक है, और एक न्यूट्रॉन होता है। तो ये हैवी नहीं है, ये लाइट न्यूक्लियाई है, ठीक है। लाइट या लाइट एटम बोल सकते हैं इसे, ठीक है, ये लाइट एटम है हाइड्रोजन का। हैवी एटम जो होता है वो किसका होता है, यूरेनियम का। ये सब आप पढ़ोगे। अब जितना ज्यादा हैवी एटम होगा, ठीक है, जितना ज्यादा हैवी एटम रहता है या जितना ज्यादा प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या रहती है उतना एटम जो है ज्यादा अनस्टेबल रहता है, अनस्टेबल रहता है। तो अनस्टेबल रहता है तो वो क्या कोशिश करता है, स्टेबल रहने की कोशिश करता है। तो स्टेबल वो कैसे रह पाएगा, ये अपने न्यूक्लियाई से कुछ मटेरियल बाहर निकाल देता है, कुछ पार्टिकल्स बाहर निकालता है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि किसी एटम को अगर आपको तोड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 भागों में डिवाइड करना है या 10 भागों में डिवाइड करना है। तो जब आप डिवाइड कर रहे हो तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, ऐसे दो दो प्रोटॉन आपने अलग अलग कर दिए। तो डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि 2 प्रोटॉन एक एटम में चले गए, दो न्यूक्लियाई बना दिया आपने। इसको बोला जाता है फिजन,
तो फिजन रिएक्शन के दौरान क्या होता है, कोई भी न्यूक्लियाई, एक हैवी न्यूक्लियाई है, वो फिजन क्यों करता है, वो फिजन इसलिए करता है क्योंकि वो स्टेबल रहना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा, ये हैवी न्यूक्लियाई था, लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया। और लाइटर न्यूक्लियाई क्या होता है, नेचर में ऐसा देखा गया है कि लाइटर न्यूक्लियाई जो होते हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल रहते हैं। तो ये जो हैवी न्यूक्लियाई है ये भी कोशिश करेगा कि भाई, यूरेनियम जो है वो कोशिश करेगा कि भाई मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरीके से लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाऊं ताकि मैं स्टेबल रह सकूं। तो ये लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट तभी हो पाता है जब अपने न्यूक्लियस से कुछ एलिमेंट्स बाहर निकाल सके, कुछ पार्टिकल्स बाहर निकाल सके। कौन कौन से पार्टिकल्स निकाल सकता है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स निकालता है ये। और अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, तो आपने कभी पढ़ा होगा हीलियम एटम, पढ़े हीलियम एटम। हीलियम क्या होते हैं, हाइड्रोजन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट जो आता है वो हीलियम आता है। पढ़ा ही होगा। तो अपने यूरेनियम अपने न्यूक्लियाई से अल्फा पार्टिकल बाहर निकालता है, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी करना। रेडियो एक्टिविटी मतलब अपने न्यूक्लियस से कुछ पार्टिकल्स को बाहर निकालना, दैट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिविटी। तो जब कोई भी चीज आप पढ़ते हो, कोई भी चीज, कई बार मूवीज में बोलते हैं कि यार ये एलिमेंट बहुत ये यहाँ पे एनवायरनमेंट जो है बहुत रेडियो एक्टिव है। तो रेडियो एक्टिव है इसका मतलब वहां पे डेफिनेटली क्या मिलेंगे, या तो अल्फा पार्टिकल्स होंगे, जो जैसे अगर पानी अगर रेडियो एक्टिव है तो इसका मतलब ये है पानी में जो यूरेनियम की बात कर रहे हैं ना, फिलहाल तो मैं यूरेनियम की बात कर रहा हूँ। तो यूरेनियम ने स्टेबल होने के लिए अपने न्यूक्लियस से जो अल्फा पार्टिकल निकाले थे वो पानी में जाके चले घुल गए, पानी में चले गए। तो पानी क्या हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया, इस तरीके से सोचिए। ठीक है। तो हैवी न्यूक्लियाई अपने न्यूक्लियस से कुछ पार्टिकल्स बाहर निकालता है ताकि वो स्टेबल रह सके, स्टेबल हो सके। ठीक है। उन पार्टिकल्स को बोला जाता है रेडियो एक्टिविटी, उन पार्टिकल्स के बाहर निकालने को बोला जाता है रेडियो एक्टिविटी। अच्छा, अल्फा भी निकाल सकता है, फिर और क्या निकाल सकता है, बीटा भी निकाल सकता है, बीटा पार्टिकल। अच्छा, बीटा पार्टिकल क्या होते हैं, तो बीटा पार्टिकल दो टाइप के होते हैं। एक होता है बीटा पॉजिटिव, ये सब मैं बता रहा हूँ, ये सब आप ऑलरेडी, या तो आप अभी फिर पढ़ लेना, ये एक तरीके से कहानी है और कुछ नहीं, ये सब आप 12th में पढ़ोगे। बीटा पॉजिटिव होता है, एक बीटा पॉजिटिव पार्टिकल होता है, ये भी दो टाइप के होते हैं जो निकाल सकता है। और एक होता है बीटा नेगेटिव पार्टिकल। बीटा नेगेटिव पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है, और बीटा पॉजिटिव पार्टिकल को बोला जाता है पॉजिट्रॉन्स। मतलब यूरेनियम अल्फा पार्टिकल हीलियम पार्टिकल्स के साथ, हीलियम एटम के साथ कुछ और पार्टिकल्स भी बाहर निकाल सकता है। वो कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकता है और पॉजिट्रॉन्स भी निकाल सकता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर निकल जाते हैं कई बार। ठीक है। कौन कितने निकालेगा वो एक अलग चीज है, वो तो क्वेश्चन से पता कर चल सकता है। ठीक है, कौन कितने निकालेगा, बल्कि आप 12th क्लास में करोगे भी ऐसे क्वेश्चन जो है कि प्रोटॉन क्या बोलते हैं, ऐसे दे दिया जाएगा कि एक यूरेनियम एटम था और वो रेडियो एक्टिविटी कर रहा था और कन्वर्ट हो गया क्या बोलते हैं प्लूटोनियम में, रेडियो एक्टिविटी करते करते। तो ये बताओ कि कितने प्रोटॉन्स, कितने हीलियम एटम और कितने बीटा पार्टिकल उसने बाहर निकाले होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वो, लेकिन वो 12th की बात है। अब आप बोलोगे, आपके दिमाग में एकदम आएगा कि इससे तो ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर भी होते हैं। नहीं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते नहीं है एक्चुअल में। न्यूक्लियस के अंदर तो क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं। तो होता क्या है, ये मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकला या पॉजिट्रॉन बाहर निकला। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है न्यूक्लियस से, तो इससे ये नहीं पता चलता कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। जरूरी नहीं है ऐसा। होता क्या है कि अगर मान लो
किसी भी न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से ज्यादा है, हाँ, तो प्रोटॉन जो है तोड़ता है अपने आप। कोशिश ये रहती है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या एक समान रहे, कोशिश ये रहती है। ठीक है, वैसे तो न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा जो है, न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा रहती है न्यूक्लियस में, अगर आप देखोगे किसी भी न्यूक्लियस में। लेकिन दोनों चीजें आपको देखनी पड़ती है। किसी भी न्यूक्लियाई में अगर प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन से ज्यादा है तो भी वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि प्रोटॉन की संख्या कम हो सके, न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ सके। आप ऐसे सोचो कि किसी न्यूक्लियाई में 101 प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन्स है, और न्यूट्रॉन्स है 100। क्योंकि प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन से ज्यादा है तो एटम टूटेगा फिर। क्योंकि क्योंकि आप ऐसा सोचो कि प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में ज्यादा है, इनको बांध के कौन रख रहा था, इनको बांध के रखता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बांध के रखती है, लेकिन इन्हें दूर ले जाने की कौन कोशिश करता है, ये जो कूलामिक रिपल्शंस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स लग रही है, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लग रही है, रिपल्सिव फोर्स जो इन्हें दूर ले जाने की कोशिश कर रही है। तो अगर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हुई तो क्या होगा, एटम टूट सकता है। तो टूटने से बचाने के लिए, मतलब स्टेबल रहने के लिए, टूटने से बचाने के लिए, स्टेबल रहने के लिए प्रोटॉन अपने आप को क्या करता है, तोड़ता है, इसमें न्यूट्रॉन में। तो प्रोटॉन जो है तोड़ेगा अपने आप को किसमें, न्यूट्रॉन में। न्यूट्रॉन मतलब प्रोटॉन ने अपने आप को तोड़ा, न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन आता है। न्यूट्रॉन के साथ क्या निकलता है, मतलब जब प्रोटॉन टूटता है तो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, और न्यूट्रॉन के साथ साथ पॉजिट्रॉन। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि किसी पार्टिकल को, आप आम को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। आप ऐसे सोचो, एक आपके पास आम है, आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो प्रोटॉन जब टूटता है तो एक न्यूट्रॉन बचेगा और एक पॉजिट्रॉन बचेगा, पॉजिट्रॉन बचता है। न्यूट्रॉन कहाँ रह जाता है, न्यूक्लियस के अंदर रह जाता है। लेकिन ये पॉजिट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह पाता, तो ये न्यूक्लियस से बाहर निकलता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा पॉजिट्रॉन। अच्छा, अब जब पॉजिट्रॉन निकलता है तो हमेशा याद रखना इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल्स भी निकलते हैं, इन्हें बोला जाता है एंटी न्यूट्रिनोज। सुना है कभी किसी ने एंटी न्यूट्रिनोज? अच्छा, तो अभी समझ लो कि इन पार्टिकल्स को न्यूट्रिनोज सुना है, बट एंटी न्यूट्रिनोज भी होते हैं। ठीक है, एंटी न्यूट्रिनोज निकलते हैं। पॉजिट्रॉन्स जब बाहर निकलते हैं, मतलब किसी न्यूक्लियस में अगर प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन से ज्यादा है तो प्रोटॉन तोड़ेगा अपने आप को न्यूट्रॉन में। और न्यूट्रॉन में जब टूटता है तो प्रोटॉन दो पार्ट में टूटता है, न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन बाहर निकलता है, लेकिन पॉजिट्रॉन के साथ साथ एंटी न्यूट्रिनोज भी निकलते हैं। ऐसा क्यों है, अब छोड़ दो अभी, ठीक है ना, ये आप ट्वेल्थ में ही बहुत अच्छी तरीके से पढ़ोगे, वरना क्या कंफ्यूजन हो जाएगा आपको कि आप कहाँ सर लेंदी ले जा रहे हो। बट अभी आप ऐसा सोचो कि एंटी न्यूट्रिनो निकले, मतलब पॉजिट्रॉन तो निकलता ही है, एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है। तो ये जब दोनों साथ निकलते हैं, हाँ, अब कैसे कन्वर्ट होता है तो ये तो थोड़ा सा बताना मुश्किल है कि सर ऐसा क्या होता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, क्या प्रक्रिया रहती है अंदर, ऐसा क्यों होता है, नहीं जान सकते आप। कई चीजें आप नहीं जान सकते, है ना। कई चीजें, फिजिक्स फिजिक्स को कई चीजें पता है, ध्यान देना, फिजिक्स में ऐसा ही होता है। जब आप फिजिक्स पढ़ते हो तो कई चीजें आपको, आपने एक्सपेरिमेंट के दौरान देखी हुई होती है कि भाई ये तो एक्सपेरिमेंट आपने किया, ये एक्सपेरिमेंट आपने किया, क्या किया आपने, यूरेनियम 238 रख दिया मान लीजिए,
ठीक है, यूरेनियम 238 रखा, टूटा, पॉजिट्रॉन बाहर निकला, एंटी न्यूट्रिनो बाहर निकला, ये डिटेक्ट हो गए, तो आपने बता दिया कि ऐसा कुछ हो रहा है। अब किसी ने आपसे पूछ लिया कि एंटी न्यूट्रिनो बाहर क्यों निकले, ठीक है, या प्रोटॉन क्यों टूटा, तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि भाई दुनिया में हर चीज स्टेबल रहने की कोशिश करती है। प्रोटॉन की संख्या जब न्यूट्रॉन से कम थी, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल है, क्योंकि टूटेगा वो। प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन से ज्यादा हुई तो एटम टूट जाएगा, फिर मतलब मटेरियल, दे विल फॉल अपार्ट, जितने भी मटेरियल वो सारे फॉल अपार्ट कर जाएंगे। तो क्या कोशिश होगी फिर, एटम प्रोटॉन, क्या कोशिश होगी कि प्रोटॉन की संख्या को कम किया जाए और न्यूट्रॉन की संख्या को बढ़ा दिया जाए। तो अब इमेजिन करो कि प्रोटॉन जब टूटा, एक प्रोटॉन टूटा, तो प्रोटॉन की संख्या हो गई 100 और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गई, 101। व्हाट हैपन व्हेन एटम ब्रेक्स, इमेजिन करो कि एटम ब्रेक ही कर जाए, सारे एटम ब्रेक कर जाए। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि दुनिया में जितनी चीजें हैं वो एटम से ही तो मिलके बनी है। अगर एटम कोलैप्स कर जाए, कोलैप्स का मतलब यहाँ पे आप किससे बोल रहे हो कि कोलैप्स मतलब क्या है, कोलैप्सिंग का मतलब क्या है कि आप न्यूक्लियस को कोलैप्स कर रहे हो, छोटा कर रहे हो, या एटम को छोटा, फॉल अपार्ट होता है। तो कोलैप्स का मतलब हो गया कि आपने न्यूक्लियस को और ज्यादा कोलैप्स कर दिया। एनी ऑफ देम, ठीक है। एटम अगर टूटता है तो क्या होता है, पहले ही तो ये बता देता हूँ, एटम अगर, एंड न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, दुनिया में सिर्फ यही बचेंगे अगर मान लीजिए सारे एटम फॉल अपाउट कर जाए। ये स्टेट होती है, बट ये स्टेट हर यूनिवर्स में आती है, ऐसा नहीं है, हर यूनिवर्स में ऐसा टाइम आता है कि जब यूनिवर्स में सिर्फ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ही बचेंगे। आप कभी भी यूट्यूब पे जाके जो है देख सकते हो, ये हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है, कंटिन्यूसली एक्सपैंड कर रहा है। और कई कॉस्मोलॉजिस्ट तो ये बोलते हैं कि विद द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ लाइट की स्पीड से एक्सपैंड कर रहा है। जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड होता जाएगा, होगा क्या कि गैलेक्सीज दूर जाएंगी, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जो गैलेक्सी है वो एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से दूर जा रही है विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अब आप इमेजिन करो कि अभी लाइट की स्पीड से दूर नहीं जा रही है, बट कभी ना कभी ऐसा होगा कि लाइट की स्पीड से दूर जाएंगी, दूसरे से, एक दूसरे से लाइट की स्पीड से दूर जा रही है। तो इमेजिन करो कि आप इस गैलेक्सी में बैठे हो और आप दूसरी गैलेक्सी को देखना चाहते हो, तो आप देख नहीं पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे, ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप भाग रहे हो, मैं यहाँ खड़ा हूँ और एक आदमी भाग रहा है ऐसे 3 × 10⁸ के साथ, ठीक है। इसने क्या करी, लाइट जलाई, लाइट जलाई तो लाइट इधर आएगी, 3 × 10⁸ फोर पार्टिकल है जो 60 से दूर मेरी तरफ ही भाग रहा है। तो अब इमेजिन करो, क्या मुझे ये पकड़ पाएगा कभी भी, ये ए पार्टिकल मुझे कभी पकड़ पाएगा, कभी नहीं पकड़ सकता, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है। तो
आवाज आ रही है मेरी सभी को? नेट चले गया तो सॉरी, थोड़ी देर के लिए। अच्छा, तो मुझसे पूछा था आपने कि सर ऐसा क्या होगा कि अगर एटम ब्रेक कर जाए, सारे एटम ब्रेक कर जाएं तो क्या होगा? होगा क्या कि अगर एटम ब्रेक कर जाए तो एक स्टेट ऐसी आती है कि ऐसी स्टेट आएगी, यूनिवर्स, हर एक यूनिवर्स के साथ ऐसी स्टेट आती है, ऐसी स्टेट आती है कि जब अ, वो टूट जाता है यूनिवर्स जो है। अब ऐसे सोचो कि देखो, टूटता नहीं है मतलब, क्योंकि एक्सपैंड हो रहा है ना। ये जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें हैं। हम ऐसा मानते हैं हमारा यूनिवर्स जो है इस तरीके का स्फेरिकल शेप का ही बोला जाता है। वैसे तो अगर आप देखोगे माइक्रोवेव, बैकग्राउंड माइक्रोवेव रेडिएशन बोलते हैं उसे, तो उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। तो अब इमेजिन करो, इसमें गैलेक्सीज हैं, हर एक गैलेक्सी एटम से मिलके बनी है। थोड़े दिनों बाद क्या होगा, थोड़े दिनों बाद मतलब दिनों नहीं, काफी साल, करोड़ों करोड़ों साल बाद होगा ऐसा कि आप इस गैलेक्सी में बैठे हो मान लो, जो कि मिल्की वे है, और ये बाकी गैलेक्सीज हैं। अभी ये गैलेक्सी आप देख पाते हो, ठीक है, टेलीस्कोप से देख पाते हो। हाँ, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन जिन्हें बोलते हैं, तो उससे आप क्या कर पाते हो, अंदाजा लगा पाते हो कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। ठीक है, तो ये अभी तक देखा गया लगभग 52 या 92 बिलियन लाइट ईयर लंबा है, मतलब काफी बड़ा है, अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इससे भी बड़ा हो सकता है, हम देख पाए अभी तक इतनी। एक स्टेज ऐसी आएगी, क्योंकि ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि जो गैलेक्सीज हैं ये एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। ऑब्जर्व हाँ, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बोलते हैं उसे बेसिकली। तो गैलेक्सीज जो है एक दूसरे से दूर भाग रही है, ठीक है, और सिर्फ दूर नहीं भाग रही, दे आर एक्सेलरेटिंग ऑल्सो। अभी दूर भाग रही हैं, तो आप देख इसलिए पा रहे हो क्योंकि आपकी जो स्पीड है, जो गैलेक्सी की दूर जाने की स्पीड है, ये जो स्पीड है ये लाइट की स्पीड से कम है। ये लाइट की स्पीड से कम है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप मान लीजिए भाग रहे हो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ पे किसी गैलेक्सी के किसी आदमी ने यहाँ से लाइट जलाई, हाँ एक्सेलरेट भी हो रही है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन मेजर करने का कोई तरीका है नहीं, ठीक है, लेकिन बोला यही जाता है, ठीक है ना, कि एक्सेलरेट भी हो रही है कंटिन्यूअसली, एक दूसरे से दूर जा रही है बट एक्सेलरेट भी हो रही है। तो अब आप ऐसे सोचो कि गैलेक्सी 2 में कोई आदमी बैठा है, उसने लाइट छोड़ी यहाँ पे, लाइट का मतलब फोटोन्स छोड़ रहे हैं। फोटोन कितने से भाग रहा है, 3 × 10⁸ तो ये ऑब्वियस सी बात है, मेरी आंखों में, मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरी आंखों में जो है गिर जाएगा, और अगर आंखों में गिर गया तो मैं ये देख पाऊंगा कि गैलेक्सी 2 एग्जिस्ट करती है। गिर जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप भाग रहे हो 30 से और दूसरा पार्टिकल भाग रहा है 60 से, तो ये आपको पकड़ लेगा ना कभी तो, है ना। तो ये फोटोन जो है आपकी आंखों में गिर जाएगा, और आंखों में गिरेगा तो कभी ना कभी आपको गैलेक्सी दिख जाएगी, ठीक है ना, ये वाली गैलेक्सी आपको दिख जाएगी कभी ना कभी। लेकिन कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि आपकी स्पीड बढ़ते 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 कितनी होगी, 3 × 10⁸ और इसकी भी हो जाएगी 3 × 10⁸ उस केस में अगर लाइट आपने छोड़ी, तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप 60 से भाग रहे हो, और लाइट ये दूसरे वाला भी 60 से भाग रहा है। तो अब ये बी पार्टिकल ए को नहीं पकड़ सकता, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से भाग रहे हैं। तो फोटोन यहाँ से छोड़े जाएंगे, लेकिन आपकी आंखों में गिर नहीं पाएंगे। तो सारी गैलेक्सीज क्या हो जाएंगी, डिसअपियर कर जाएंगी, मतलब दुनिया में सिर्फ आप ही रह जाओगे। समझ में आया कि नहीं? ऐसी स्टेट आती है, हर एक यूनिवर्स के साथ आती है, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, कॉस्मोलॉजिस्ट, अकॉर्डिंग टू कॉस्मोलॉजिस्ट, ये स्टेज हर किसी यूनिवर्स में आती है, ध्यान देना। लेकिन
इसको आने में बहुत टाइम लगता है। इस स्टेट पे तो ऐसा भी हो जाएगा कि ये जो एटम्स हैं ये भी क्या करेंगे, फॉल आउट कर जाएंगे, ब्रेक डाउन कर जाएंगे। अगर एटम ब्रेक डाउन करता है, कोई भी एटम ब्रेक डाउन करता है, तो एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन अलग हो गए, न्यूट्रॉन अलग हो गए। मतलब दुनिया में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही रह जाएंगे, बाकी सारा मटेरियल, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना है, तो ये सब का सब मटेरियल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दुनिया में सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बचेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी टूट जाएं, तो सिर्फ क्या बचेंगे, क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स, सिर्फ ये बचेंगे। क्या बात आई समझ में? ओके, समझ में आ गया ना मैं क्या बोल रहा था? ठीक है, तो अब होता क्या है कि मैं यहाँ पे यही चीज बता रहा था कि अब क्योंकि आप ये नहीं बता सकते कि प्रोटॉन क्यों टूटता है, तो मैंने एक रीजन तो ये बता दिया कि प्रोटॉन कोशिश करेंगे अपनी संख्या को कम करने की और न्यूट्रॉन कोशिश करेंगे बढ़ाने की। तो प्रोटॉन अपने आप को तोड़ लेता है न्यूट्रॉन में, वो न्यूट्रॉन रह जाता है कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूट्रॉन की संख्या 101 हो गई, और प्रोटॉन क्योंकि टूट गया तो प्रोटॉन एक कम हो गया, तो प्रोटॉन की संख्या हो जाती है 100। ये इसलिए है क्योंकि एटम को स्टेबल रखना है, एटम टूटना नहीं चाहिए। तो प्रकृति करती है ये काम, ठीक है ना, प्रकृति मतलब नेचर ऐसा काम करती रहती है ताकि हर एक एटम स्टेबल रहे। ये न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनोज बाहर निकलते हैं। ऐसा देखो, लॉ ये नहीं कहता कि वाई कैन नॉट बी मूव फास्टर देन द लाइट। देर आर सम पार्टिकल्स हु आर मूविंग फास्टर देन द लाइट। उनको क्या बोलते हैं, का नाम याद नहीं आ रहा। लॉ ये कहता है कि अगर आपकी लाइट की स्पीड कम है, नॉट हिग्स बोसोन, हिग्स बोसोन इज समथिंग डिफरेंट, हिग्स बोसोन का इससे कोई लेना देना नहीं। हिग्स बोसोन जो होते हैं वो हिग्स फील्ड बनाते हैं, और हिग्स फील्ड जो है वो हर एक मटेरियल को मास देती है। टैक्योन्स बोलते हैं, टैक्योन्स। तो टैक्योन्स जो हैं, ऐसा बोला जाता है कि वो लाइट की स्पीड से ज्यादा ही दौड़ते रहते हैं हमेशा। लॉ ये कहता है, आइंस्टाइन ने बताया था कि अगर आपकी स्पीड, इफ योर स्पीड इज लेसर देन, मान ली एक आदमी की स्पीड वो दौड़ रहा है 60 मीटर पर सेकेंड के साथ, ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड किससे कम है, लाइट की स्पीड से कम है। लाइट की स्पीड से कम है, 60 मीटर पर सेकेंड इज लेसर देन लाइट की स्पीड। तो अगर ये अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करे, बढ़ाने की कोशिश मतलब 60, 70, 80 एक्सेलरेट करना पड़ेगा। तो ये एक्सेलरेट करते 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 मान लीजिए पहुंच गया 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये यहां तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन यहां तक नहीं हो सकता, किसी भी तरीके से नहीं पहुंच पाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लॉ ये कहता है कि अगर आपकी स्पीड लाइट की स्पीड से कम है, तो आप अगर अपनी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करोगे तो लाइट की स्पीड तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि लाइट की स्पीड से तो सिर्फ और सिर्फ फोटोन्स ही दौड़ सकते हैं, आप नहीं दौड़ पाओगे। लेकिन लाइट की, कुछ लोग ये मानते हैं, कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं, फिजिसिस्ट, कि व्हाट हैपन कि अगर कोई पार्टिकल पहले से ही लाइट की स्पीड से ज्यादा दौड़ रहा है तो फिर उसके लिए क्या होगा। तो फिर उन पार्टिकल्स को टैक्योन्स नाम दिया गया है, लेकिन टैक्योन्स अभी तक डिटेक्ट हुए नहीं है। इट इज प्योरली थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल बताया जाता है टैक्योन्स। ओके, क्लियरिटी है, क्लियर हुआ? हाँ, इनफाइनाइट एनर्जी पास, एक्चुअल में इनफाइनाइट एनर्जी होती ये है कि जब आप किसी पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाना चाहते हो तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी।
आप किसी भी पार्टिकल को अगर एक्सेलरेट करवाना चाहते हो तो एक्सेलरेट करवाने के लिए हमें पता है फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन देने के लिए मतलब स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, फोर्स लगानी पड़ेगी। और क्योंकि पार्टिकल मूव भी कर रहा है, डिस्प्लेस भी हो रहा है, तो जो फोर्स लगाएगा इस पार्टिकल पे, इस आदमी पे, ये आदमी ऑलरेडी दौड़ रहा था 60 मीटर पर सेकेंड के साथ, इसको आपको एक्सेलरेट करना है तो फोर्स लगानी पड़ेगी। फोर्स खुद नहीं लगा सकता, बाहर वाला कोई आदमी लगाएगा। तो ये जो फोर्स है एफ, ये बाहर वाला आदमी लगाएगा, लेकिन फोर्स के साथ साथ पार्टिकल मूव भी कर रहा है, यानी कि डिस्प्लेस कर रहा है, तो इस आदमी को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो जितना ये वर्क डन करेगा, ये वाला आदमी, दूसरे वाला आदमी जितना वर्क डन करेगा, उतनी ही एनर्जी इस आदमी से निकल के इसमें चली जाएगी। किस फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ये बिल्कुल वैसा ही है कि एक आदमी है जिसके पास एनर्जी है 100 जूल, और एक आदमी है जिसके पास एनर्जी है 0 जूल, और इस आदमी को इसमें एनर्जी ट्रांसफर करनी है। तो ये क्या करेगा? एक तरीका तो ये है कि धक्का देना स्टार्ट कर दे। जैसे ही आप धक्का दोगे तो ये जो 1000 जूल एनर्जी है, इसका कुछ पार्ट इसमें चले जाएगा। आपने देखा होगा जैसे आप ट्रक को धक्का देते हो या गाड़ी को धक्का देते हो तो आप खुद थक जाते हो, और गाड़ी जो है, गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि आप जब धक्का दे रहे हो तो आपकी एनर्जी निकल के किस में चलेगी? ट्रक में चली जाती है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अब होगा क्या कि मान लीजिए आपकी स्पीड बढ़ते 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 कितनी होगी? 2.99 इंटू 10⁸8। अब आपको कितनी करनी है? आपको करनी है बस थोड़ा सा और एक्सेलरेट करना है, ताकि कितनी हो जाए? 10⁸8 मीटर सेकेंड हो जाए। प्रॉब्लम बस एक चीज है, प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ रही है, आपकी स्पीड जैसे जैसे बढ़ रही है, कहाँ से कहाँ तक? 60 से लेके 2.99 इंटू 10⁸8 तक बढ़ती गई ना। तो जब स्पीड बढ़ती है तो मास भी बढ़ने लग जाता है। आइंस्टाइन ने ये कहा था कि मास और एनर्जी जो होती है ना, वो अलग अलग क्वांटिटी नहीं है। मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, तो मास सेम रहता नहीं है, मास बढ़ते चले जाता है। 60 पे जो मास है, आप इमेजिन करो कि, हाँ, इजिकल टू MC स्क्वायर अब यहाँ पे आ जाता है। जो मास है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ नहीं, ये ग्रेविटेशन में आएगा। जब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरा मास है 60 kg, तो ध्यान देना ये कौन सा मास होता है? ये होता है रेस्ट मास। रेस्ट मास का मतलब क्या होता है? आप रेस्ट पे हो तो। लेकिन दुनिया में कोई चीज रेस्ट पे नहीं होती, तो आप कौन सा मास मेजर करते हो हमेशा? वो रेस्ट मास नहीं होता, वो कोई दूसरा ही मास होता है। रेस्ट मास तो मेजर करना ही मुश्किल है। तो होता क्या है कि जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते हो, मास भी बढ़ता जा रहा है। तो आप इमेजिन करो कि आपको जो वर्क डन करना था वो है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हो गई फोर्स जो आपको लगानी है पार्टिकल की स्पीड बढ़ाने के लिए, इनटू डिस्प्लेसमेंट। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, मास क्या होता है? मास इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। मास भी बढ़ता चले जाता है, और मास जो होता है ना वो इस तरीके से बढ़ता है। फॉर्मूला ये है जो आइंस्टाइन ने दिया था, वो होता है m0 √1 - v²/c²। ऐसा होता है। c क्या होती है? c होती है स्पीड ऑफ लाइट, और v होता है स्पीड ऑफ द पार्टिकल। अब आप इमेजिन करो अगर v और c दोनों इक्वल हो जाएं तो क्या होगा? ये गया नीचे 1 - 1 तो 0 आ गया, यानी m0/0, यानी कि आपका मास लगभग इन्फानाइट हो जाता है। बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हो।
मतलब लाइट की स्पीड के आसपास भी पहुंच गए, मतलब 2.99 इंटू 10⁸ के आसपास पहुंच गए, ठीक है, तो आपका मास ऑलमोस्ट टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फानाइट है। तो आप इमेजिन करो कि अगर मैं वर्क की बात करूं, आपको थोड़ा सा और एक्सेलरेट करना है, कितना 2.99 इंटू 10⁸ से 3 इंटू 10⁸ तक एक्सेलरेट करना है, थोड़ा सा और एक्सेलरेट करना है, तो एक्सेलरेशन थोड़ा सा चाहिए, लेकिन मास कितना हो गया, मास हो गया इन्फानाइट, तो आपको फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी, इन्फानाइट, और फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेस तो हो ही रहा है, यानी कि आपको वर्क कितना चाहिए होगा, वर्क भी चाहिए होगा इन्फानाइट। और वर्क जो आदमी करेगा, जो एक्सेलरेट करवा रहा है, उसको वर्क करना पड़ेगा इन्फानाइट, यानी कि उसके अंदर जो एनर्जी होनी चाहिए वो होनी चाहिए इन्फानाइट, विच कैन नॉट बी पॉसिबल। इन्फानाइट एनर्जी आप नहीं दे सकते किसी भी पार्टिकल, क्योंकि इन्फानाइट एनर्जी देने के लिए आपके अंदर भी तो इन्फानाइट एनर्जी होनी चाहिए ना। तो होता क्या है, ये जो सारी एनर्जी होती है ना, जो सारी एनर्जी आप दे रहे हो, तो ये मास में कन्वर्ट होती चली जाती है, बस और कुछ नहीं। आप हैवी होते चले जाओगे, हैवी हैवी होते जाओगे, बहुत ज्यादा हैवी होते जाओगे। सारी एनर्जी मास में ही कन्वर्ट होती रहती है, मास में ही कन्वर्ट होती रहती है, मतलब एक्सेलरेट करवाने में जाती ही नहीं है, इसलिए आप लाइट की स्पीड तक पहुंचते ही नहीं हो, कभी पहुंच ही नहीं सकते। ये वही मैं बता रहा हूँ, ये सब आइंस्टाइन थ्योरी पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा। थोड़ा बहुत मैंने ग्लिम्स देने की कोशिश की है। बेटर ये है कि डॉक्यूमेंट्री ठीक है, डॉक्यूमेंट्री से चीजें समझ में आती हैं, लेकिन आप कोशिश करो कि चीजों को मैथमेटिकली समझा करो, आदत डालो मैथमेटिकल समझने की। हाँ, स्पेशल एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अलग है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अलग है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है E इज इक्वल टू mc², जो मास और एनर्जी के बीच में एक रिलेशन बताती है, E इज इक्वल टू mc। इसको डिराइव करने के लिए जो थ्योरी थी वो होती है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इटसेल्फ टेल्स यू कि ग्रेविटी है क्या। जो ये वाली मैंने बात की थी ना, न्यूटन से पूछा गया था कि आपने ये लॉ तो दे दिया G m1m2/r², ये तो बता दिया आपने, ये बताओ ये फोर्स लगती क्यों है, एक मास दूसरे पे फोर्स लगाता क्यों है। तो उसके पास कोई जवाब नहीं था इसका। उसने बोला कि मैंने जो है एक्सपेरिमेंट करके आपको ये बता दिया है कि एक मास दूसरे पे इतनी फोर्स लगा रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये फोर्स लगती क्यों है। तो ये 17th सेंचुरी की बात थी, 150 साल हो चुके थे, अभी तक लोगों को पता नहीं था ये, और लोगों को कोई मतलब भी नहीं था। लेकिन आइंस्टाइन पहला इंसान था जिसने ये पूछा अपने आप से कि यार ये फोर्स लगती क्यों है, क्या रीजन है। तो उसने पहली बार कॉन्सेप्ट लेके आया स्पेस एंड स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट लेके आया, फैब्रिक ऑफ, उसने बोला कि स्पेस टाइम जो है अपने आप में एक फैब्रिक ऑफ स्पेस है, और उसको यूज करके उसने बताया कि ग्रेविटी लगती कैसे है, ठीक है। और उस ग्रेविटी की पूरी प्रक्रिया को बताने के लिए उसने जो थ्योरी निकाली उसे बोलते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो स्पेशल और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अलग अलग है, ठीक है। तो मैं ये आपको बता रहा था कि ये जो पॉजिट्रॉन्स हैं इसके साथ साथ एंटी न्यूट्रिनोज निकलते हैं, ये आपको ध्यान देना। अच्छा, जब ये दोनों बाहर निकलते हैं, न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस को स्टेबल रहना है तो बाहर निकलेंगे, जब बाहर निकालते हैं तो ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं, दे बोथ इंटरेक्ट ईच अदर। these anti neutrinos and positron interact with each other। इस इंटरेक्शन को, इंटरेक्शन मतलब एक दूसरे पे कुछ फोर्स लगाते हैं, ठीक है, इस इंटरेक्शन को क्या बोला जाता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स। बात समझ में आई क्या क्या बोला मैंने।
अंदर अगर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन अपने आप को तोड़ेगा न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन के साथ एक पॉजिट्रॉन भी निकलता है, पॉजिट्रॉन बाहर जाता है, लेकिन पॉजिट्रॉन ही बाहर नहीं निकलता, साथ में कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल भी निकलते हैं, एंटी न्यूट्रिनोज। एंटी न्यूट्रिनोज और पॉजिट्रॉन जो है इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, और इस इंटरेक्शन को ही क्या नाम दिया जाता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो इसलिए रेगुलर लाइफ में देखी नहीं जा सकती, क्योंकि ये आती ही कब है, रेडियो एक्टिविटी के दौरान आती है। क्या बात आई आगे समझ में कि नहीं? यस। ठीक है, तो कोई भी पूछ ले, अब आपसे कोई पूछ ले तो कि कौन कौन सी फोर्सेस हैं, ठीक है, आप बता सकते हो। ठीक है, चारों फोर्स के बारे में बता सकते हो कि कहाँ कहाँ पे लगती हैं, कहाँ कहाँ पे लग रही हैं। ठीक है, मास की वजह से जो होती है वो होती है ग्रेविटेशन फोर्स, चार्ज की वजह से जो होती है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगती हैं एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, और वीक न्यूक्लियर फोर्स आती हैं रेडियो एक्टिव के दौरान, रेडियो एक्टिविटी के दौरान। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, these arises during radioactivity। रेडियो एक्टिविटी भी मेरे ख्याल से मैंने आपको बता दी है कि क्या होता है कि दुनिया में जो एटम्स हैं, कई एटम अनस्टेबल हैं, तो अनस्टेबल से वो स्टेबल होने की कोशिश करते हैं, और स्टेबल कब होंगे, जब वो अपने न्यूक्लियस से कुछ पार्टिकल्स बाहर निकालें, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा भी होता है, गामा भी निकलता है कई बार, गामा रे होती हैं, या गामा पार्टिकल ही बोल सकते हैं, क्योंकि रे मतलब फोटोन होते हैं, ये पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। और मैंने एक एग्जांपल देने की कोशिश की है यहाँ से। ठीक है, ये वैसे आप 12th में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ोगे। ठीक है, कि अगर प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन से ज्यादा है, अगर न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा हुई तो भी क्या होता है, न्यूट्रॉन फिर अपने आप को प्रोटॉन्स में तोड़ता है, तब निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के साथ साथ न्यूट्रिनोज निकलते हैं। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनोज जो इंटरेक्ट करते हैं वो भी क्या होती हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज देख लो, प्रॉपर्टीज बहुत छोटी हैं, 3-4 ही प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, क्या है, ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, इज मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स से तो काफी स्ट्रॉन्गर है, लगभग 10⁻25 टू 10⁻24 टाइम्स स्ट्रॉन्गर रहती है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से ये थोड़ी सी कमजोर रहती है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना। दूसरा, बहुत छोटे रेंज में लगती है, ये भी शॉर्ट रेंज ही है। दीज आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस। आगे समझ में कि नहीं? और अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये लगती कहां पे है, तो ये भी लिख देना, it arises during रेडियो एक्टिविटी। ये 3 प्रॉपर्टीज मेरे ख्याल से मोर देन नफ है, ज्यादा इसके बारे में बताने की मतलब भी नहीं है। ठीक है, अब होता क्या है कि देखो, अब ये 4 फोर्सेस हैं, तो आइंस्टाइन ने पहली बार बोला था कि 4 फोर्सेस अलग अलग क्यों है, क्या ऐसा कुछ तरीका नहीं हो सकता कि चारों फोर्स को कंबाइन कर दिया जाए, उसको बोला जाता है यूनिफिकेशन। अब मैक्सिमम जो काम चल रहा है फिजिक्स में, जो काम चल रहा है वो यूनिफिकेशन की तरफ ही है। यूनिफिकेशन मतलब वैसे सोचो कि हमारे पास 4 अलग अलग फॉर्मूले हो गए,
ग्रेविटेशन फोर्स का हो गया, फिर आप खुद सोचो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जब पॉजिट्रॉन रिलीज होता है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इंटरफेयर नहीं करती क्योंकि जो पॉजिट्रॉन है उस पे नहीं लगती। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमेशा किस पे लगती है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे लगती है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे लगती है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे लगा सकता है। यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि प्रोटॉन पॉजिट्रॉन पे लगा सकता है कि नहीं, तो प्रोटॉन पॉजिट्रॉन पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगा सकता, तो इसलिए इंटरेक्ट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का रोल भी नहीं रहता। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ और सिर्फ किनके बीच में लग सकती है? न्यूक्लियॉन्स के बीच में लग सकती है। ठीक है, अब बस मैं थोड़ा सा और बता के फिर मैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट ही स्टार्ट करूंगा, क्योंकि इसमें इतना ही है। वैसे और चीजें भी हैं, ध्यान देना। कंजर्वेशन लॉस भी हैं, लेकिन कंजर्वेशन लॉस करने की जरूरत नहीं है, कुछ पूछेगा नहीं। अगर इस चैप्टर में पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। ठीक है, मैं अब बोल सकते हो अप्रोक्सीमेटली इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻15 मीटर, इसी रेंज में लगेंगी। शॉर्ट रेंज है तो अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूँ। अप्रोक्सीमेटली जो डिस्टेंस है वो 10⁻⁻15 मीटर रेंज के अंदर ही लग सकती है। ठीक है, अब साइंटिस्ट जो हैं अभी यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इन फोर्सेस को कंबाइन किया जा सके। ये पहली बार जो है आइंस्टाइन ने बोला था कि हमारे पास 4 अलग अलग फॉर्मूलेज हैं। ग्रेविटी का अलग हो गया, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का अलग हो गया, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का अलग हो गया, फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का अलग हो गया। 4 फोर्सेज हैं अलग अलग। क्यों ना एक ऐसा एक फॉर्मूला बनाया जाए जो चारों फोर्सेस को कंबाइन कर दे एक तरीके से। इसको बोला जाता है यूनिफिकेशन, और यूनिफिकेशन पे काम चल रहा है अभी। ठीक है ना, अगर आप देखोगे तो पूरी फिजिक्स सिर्फ यूनिफाई करने की कोशिश कर रही है इन 4 फोर्सेस को। ठीक है, अभी अभी फिलहाल यही काम चल रहा है। तो अगर आप बीएससी एमएससी करते हो आगे चल के, तो आपको पता चलेगा कि आप अलग अलग थ्योरीज पढ़ोगे। जैसे वन ऑफ द थ्योरी इज जो अभी बहुत फेमस है, वो है स्ट्रिंग थ्योरी। ठीक है, तो स्ट्रिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग स्ट्रिंग थ्योरी ने इन चारों फोर्स को कंबाइन कर दिया है। लेकिन ध्यान देना, ये थ्योरीज है। थ्योरीज का रियल लाइफ में कोई इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। थ्योरीज आप कितनी भी दे सकते हो, लॉज नहीं है। ठीक है, थ्योरीज मतलब आपने कोई भी चीज बता दी ऐसे, और मैथमेटिकली प्रूव करके बता दिया है सब कुछ कि हाँ ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, ये चारों इस तरीके से कंबाइन हो सकती है। लेकिन साइंटिस्ट कम्युनिटी तभी किसी थ्योरी को वैलिडेट करती है जब तक आप उसे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ ना कर दो। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि कभी बहुत ही मुश्किल हो सकता है कि कभी ये 4 फोर्सेस, अब थ्योरीज तो हैं, स्ट्रिंग थ्योरी है, लेकिन वैलिडेशन बहुत मुश्किल होगा इनका। जैसे अभी अगर आप देखोगे जिनीवा में जो है एक वो है हेड्रॉन कोलाइडर है, आप लोगों को पता होगा, एक हेड्रॉन कोलाइडर है जिसमें प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स को क्या किया जाता है, आईएचसी, हाँ। तो उसमें प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स को क्या किया जाता है, कोलाइड किया जाता है, और प्रोटॉन्स जब एक दूसरे से टकराते हैं तो उससे क्या होता है कि प्रोटॉन्स जिन पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। आप ऐसे सोचो कि अगर कोई भी 2 पार्टिकल आप क्या करो, कोलाइड करवाओ, तो पार्टिकल जिस मिल, जैसे ये प्रोटॉन है तो प्रोटॉन तो किसी पार्टिकल से मिलके बना होगा ना, तो प्रोटॉन जिन पार्टिकल से मिलके बना होता है वो बाहर निकल जाते हैं, और साइंटिस्ट इन्हें डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, अब एलएचसी भी ना उस स्केल पे जा नहीं पा रहा है। अगर आप देखोगे स्ट्रिंग थ्योरी तो ये कहती है कि प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, जिसे हम बोलते हैं क्वार्क्स एंटी क्वार्क्स नाम दिया गया है। फिर क्वार्क्स एंटी क्वार्क्स भी छोटे छोटे और पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, जिसे बोलते हैं स्ट्रिंग्स। और स्ट्रिंग्स की जो विड्थ है वो लगभग इस रेंज में है।
10⁻⁻35 मीटर रेंज में है। तो ये बहुत छोटी है, अगर आप देखोगे तो ये बहुत छोटी है। अभी तक तो हम यहाँ तक देख पाए हैं, सिर्फ नैनोमीटर तक बोला जाता है। 10⁻⁻, हमारा जो माइक्रोस्कोप है वो सिर्फ इतने डिस्टेंस को ही देख पाया है, और अभी हमें बहुत दूरी तक जाना है, 10⁻⁻35 मीटर। तो प्रैक्टिकली तो इन्हें देखना पॉसिबल ही नहीं है, आप इन पार्टिकल्स को देख ही नहीं पाओगे, ठीक है। क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स, इन्हें देखा नहीं जा सकता। हाँ, इन्हें महसूस किया जाता है, महसूस किया जा सकता है, ठीक है। और महसूस अगर कर लिया तो आप बोल सकते हो आपकी थ्योरी जो है वो करेक्ट है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। हमने यूनिफिकेशन में थ्योरीज तो बहुत बना ली हैं, ठीक है, लेकिन कोई एक्सपेरिमेंटली उसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास कोई। तो आगे चल के अगर आप पढ़ते हो, स्ट्रिंग थ्योरी पढ़ते हो, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि फिजिक्स जो है अपने आप में बहुत मेहनत मांगती है, ठीक है। यू हैव टू डू BSc, MSc, देन यू हैव टू डू PhD। बहुत टाइम देना पड़ता है। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि साइंटिस्टों की पूरी जिंदगी निकल जाती है, किसी नतीजे पे पहुंच नहीं पाते, ठीक है ना, कुछ पता नहीं कर पाते लाइफ में, ये फिजिक्स में कितना और आगे तक बढ़े, ठीक है। बहुत मतलब जो सबसे छोटा पार्टिकल है ना दुनिया का, वो तो ऐसा बताया जाता है कि वो इतना छोटा है कि उसे थ्योरेटिकली आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर ही नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप वैदिक थ्योरी पढ़ते हो, पता नहीं आपको वैदिक कभी पढ़ा है, आपने वैदिक फिजिक्स के बारे में कुछ नॉलेज है? वैदिक फिजिक्स, जो हम फिजिक्स पढ़ते हैं वो मॉडर्न फिजिक्स है, लेकिन वैदिक फिजिक्स भी है वैसी, वेदों में, वेद के द्वारा जो बताई गई है। तो वैदिक फिजिक्स में ऐसे बताया जाता है कि दुनिया का जो सबसे छोटा पार्टिकल है, दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है, उसे आप पार्टिकल बोल लो, या कई लोग तो उसे वेव्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओम सुना होगा कभी, साउंड वेव्स पढ़ी है ना आपने, ओम बोलते हैं जिसे। ये ओम अपने आप में एक पार्टिकल ही है। ये इतना छोटा पार्टिकल है, इसे थियोरेटिकली डिटेक्ट ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका डायमेंशन भी आप नहीं बता सकते, और ये हर जगह फैला हुआ है, हर जगह फैला हुआ है। लेकिन इसका जो नेचर है, ध्यान देना, इसका जो नेचर है ना, वो नेचर से ही अलग है बिल्कुल। आप सोचो कि जैसे प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन के पास मास है, न्यूट्रॉन के पास मास है, ये बिल्कुल वैसा पार्टिकल है ही नहीं। इससे कई बार जो है कईयों ने, कई कई फिजिसिस्ट तो मानते ही नहीं इन चीजों को, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, फिजिसिस्ट सिर्फ और सिर्फ अभी तक कहाँ तक देख पाए, क्वार्क्स तक देख पाए, तो क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स पे तो यकीन करते हैं। लेकिन इनसे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो वैदिक फिजिक्स में बताए गए हैं। छोटे पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल है ओम, ठीक है। इसको ट्रांसिडेंटल पार्टिकल भी बोल सकते हो, कई बार दिव्य पार्टिकल भी बोलते हैं। ये मैं हिंदी के वर्ड बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो है ना 2 मिनट है, तो मैं नया चैप्टर स्टार्ट भी नहीं कर सकता, तो मैं बता देता हूँ आपको। ट्रांसिडेंटल पार्टिकल बोलते हैं इसे, और हिंदी में जो है इसे दिव्य पार्टिकल बोले जाते हैं, दिव्य पदार्थ। ये दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है, दिव्य है ये, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज ना ऐसी नहीं है जो रेगुलर लाइफ में जो पार्टिकल्स हमें दिखते हैं उन वैसी प्रॉपर्टीज नहीं है। ये ओम है, तो ओम से जो है एक नया पार्टिकल निकलता है, जिसे बोला जाता है महत तत्व। नाम है, मैं बोल रहा हूँ, ये हिंदी के नाम है, ठीक है, महत तत्व। और इसी को कई बार आप बुद्धि भी बोल देते हो, या कई बार इंटेलिजेंस भी बोल देते हो। अब आप बोलोगे सर इंटेलिजेंस तो आदमी के अंदर पाई जाती है, तो क्या वो एक पदार्थ है? तो हाँ, पदार्थ ही है वो। अभी नहीं पता है, हमें पता नहीं है, लेकिन आगे चल के वैदिक फिजिक्स तो यही बताता है कि जो इंटेलिजेंस है वो अपने आप में एक पदार्थ है। फिर महत तत्व से क्या निकलता है? महत तत्व से निकलता है मनस तत्व।
मनस तत्व को कई बार माइंड भी बोल दिया जाता है और मन भी बोल दिया जाता है। तो अब आप बोलोगे क्या सर माइंड भी एक पार्टिकल है? यस, माइंड भी एक पार्टिकल है, दिस इज ऑल्सो अ पार्टिकल, एक पदार्थ है, बहुत सूक्ष्म पदार्थ, सूक्ष्म मतलब बहुत सटल मटेरियल है, दुनिया का सबसे सटल मटेरियल है ओम। उससे क्या बोलते हैं, अ, थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल है महत, मतलब इंटेलिजेंस, फिर है मनस तत्व, मन, और फिर ऐसा बोला जाता है कि मन जो है, जो मनस तत्व है, ये बाकी सारे पार्टिकल्स को जन्म देता है। यस, ठीक है, तो बाकी सारे पार्टिकल फिर इससे मिलके बने होते हैं। ठीक है, ये वैदिक फिजिक्स कहती है। ठीक है, तो नेक्स्ट, फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, ये जो है फोर्सेस के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। ठीक है, विल स्टार्ट विद यूनिट्स एंड मेजरमेंट फ्रॉम नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास। ठीक है, नेक्स्ट फिजिक्स क्लास विल स्टार्ट विद यूनिट्स एंड मेजरमेंट। डोमेन में हमारा काम है अब, क्योंकि अब चीज़ों को जो है सिर्फ इस लेवल पे पढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक है ना, ये सिर्फ थ्योरीज है, थ्योरीज से कुछ काम चलता नहीं है। जब तक आप मैथमेटिक्स नहीं जानते, मैथमेटिकली चीज़ों को अप्लाई करना नहीं जानते, तब तक आप फिजिक्स एक्चुअल में जानते नहीं हो। फिजिक्स में चीज़ों को, मैथ्स को अप्लाई करना आना चाहिए और कैलकुलेट करनी आनी चाहिए चीज़ें जब तक आप कैलकुलेट करना नहीं जानते, तब तक फिजिक्स का कोई महत्व नहीं है। हाँ, मैथमेटिकल मॉडल्स। तो अगली क्लास में जो है सबसे पहले हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम चीज़ें कैसे मेजर करते हैं, और मेजर करते हैं तो उनके साथ एरर इन्वॉल्व होती है, तो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। डायमेंशन एनालिसिस, फर्स्ट चैप्टर में यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, डायमेंशन एनालिसिस, फिर मेजरमेंट करेंगे, एंड देन एरर एनालिसिस। इन सब का जो है एरर एनालिसिस कैसे किया जाता है, ठीक है, मेजर कैसे किया जाता है, और डायमेंशन एनालिसिस, ये सब चीज़ें जो है फर्स्ट चैप्टर में आएंगी। ओके, थैंक यू। ठीक है, अटेंडेंस दे दो अपनी। ओके, थैंक यू।